हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की। और आज जो है, आज 25 जनवरी है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो स्थापना हुई थी, वो हमारे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? जो हमारा वोटर्स डे है, नेशनल वोटर्स डे, ये हमारा 25 जनवरी 2011 से हर साल मनाया जा रहा है। और अगर बात करें इसकी, तो 2021 में इसकी थी सुरक्षित, सशक्त और जागरूक मतदाता बने। अगर इसकी थीम की बात करें तो सुरक्षित, सशक्त और जागरूक है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। ठीक है। तो हमने कल की हमारी सिटीजनशिप के बारे में, हमें नागरिकता के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे मूल अधिकार के बारे में। आज हम अपने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा मूल अधिकार? मूल अधिकार आप एक तरह से समझिए कि जिस तरह से इंसान को जीवन जीने की, सांस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से हमें जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? जैसे मानिए, जैसे अभी अफगानिस्तान में तालिबानों का हमला हुआ था। वहां पर एक लड़की थी जिसने मेडिकल की पढ़ाई की। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने, तालिबानों ने क्या कर दिया कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अब वो पढ़ लिख नहीं सकती। अब बताइए, उसके पास योग्यता होने के बावजूद भी वो जो है अपनी उस पढ़ाई को मतलब जारी नहीं कर सकती। उस पद के लिए वो योग्य नहीं रही। अब वो डॉक्टर बनने का जो उसका सपना है, वो एक अधूरा रह गया। तो जो हमारी मौलिक अधिकार हैं, वो हमें ये दायित्व देते हैं, ये अधिकार देते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को किस तरह से उभार सके, उसका विकास कर सके। हम सोचिए जरा, आप इमेजिन करिए कि 1947 से पहले जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था, तो क्या हाल हुआ रहा होगा भारतीयों का। ना उन्हें अपनी पसंद से कहीं भी आने-जाने की सुविधा थी, ना वो जा सकते थे, ना वो अपने मन से अपने धर्म को मान सकते थे। कुछ भी करने का अधिकार हमारे पास नहीं। लेकिन आज मौलिक अधिकार जो है हमारे होने से हमें अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, अपने अकॉर्डिंग जीने का एक अधिकार मिल चुका है। तो आइए हम चलते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं उस बारे में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है। क्या कहते हैं हमारा मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में आता है? तो मौलिक अधिकार यह कहता है कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितने मौलिक अधिकार अब तक दिए थे? टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार ही हैं। ठीक है? और संविधान के भाग 3 में है, जो कि 14 से लेके 35 तक वर्णित भी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य सरकार पर डालते हैं। यहाँ ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया, अतिक्रमण, अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? एक उदाहरण से समझिए आप अतिक्रमण का। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी छोटी-सी दुकान हो और शॉप हो कोई भी, तो अपनी वो लोग शॉप के बाहर जो है, मतलब जितना तो उनका एरिया है उतना तो है ही, लेकिन शॉप के बाहर जो हमारी गवर्नमेंट जो रोड होती है, वहाँ पर होर्डिंग लगा देते हैं या कुछ ऐसा रख देते हैं सामान, थोड़ा-सा दुकान का सामान भी बाहर रख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है या होर्डिंग वगैरह जो कुछ भी लगाई हुई है, ये इन्होंने गवर्नमेंट की जमीन का अतिक्रमण किया हुआ है, यानी कि उतनी जगह भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली है, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अतिक्रमण का मतलब। तो संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कौन कौन से 7 है मूल अधिकार हमारा? क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7 थे, पर ये अब क्या है? कितने हैं? 6 है टोटल। और कौन-सा अधिकार जो है अब नहीं है? वो था हमारा, जो अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है, 7वां अधिकार, वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। सात से संपत्ति, सात से समाप्त। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, जो कि किसके अंतर्गत आता था?
अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वर्णित था। यह अधिकार अब समाप्त कर। इसे देखिए, इस तरह से याद करेंगे तो आप बहुत आसान हो जाएगा। कैसे याद करेंगे इसे? समानता। समानता का मतलब जब हम लोगों को समानता दे दी जाएगी ना कि सभी को एक जैसा रहने का अधिकार, समानता का अधिकार, लड़का और लड़की सभी को एक जैसा अधिकार दिया गया है। जब हमें समानता मिलेगी तो जब हमें समानता मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम स्वतंत्र हो जाएँगे। हम वो काम करेंगे जो हम करना चाहेंगे। जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा? स्वतंत्रता के बाद हमारा शोषण होना शुरू होगा। जब हमारा शोषण होगा तो धार्मिक मुद्दे उठेंगे। ठीक है? धर्म के प्रति सवाल उठेगा कि मतलब आप देखा ना लड़कियों की जब बाहर निकलना उन्हें छूट दी जाती है, तो धार्मिक मुद्दे भी खड़े हो जाते हैं कि ये इस जाति धर्म मूल वंश का है, ऐसी-ऐसी चीज़। फिर हमारी क्या होती है संस्कृति और शिक्षा, जब धार्मिक मुद्दे उठेंगे तो क्या होगा? संस्कृति और शिक्षा पर भी सवाल होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी शिक्षा डेवलप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इन अधिकारों की तरफ और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार। अच्छा, मूल अधिकार के बारे में 1-2 चीज़ और है कि पहला तो मूल अधिकार ये होता है कि मैं आपको डिटेल में बताया कि व्यक्ति को जो अपने व्यक्तित्व का विकास करने या अपने आप को उभारने के लिए या जिस काम में उस व्यक्ति की रुचि है, उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिलता है। और मौलिक अधिकार क्या होता है? भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे हम अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ठीक है, दूसरा क्या है? ये वाद योग्य है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये क्या है तो आप बताएँगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। हम इसके प्रति न्यायालय में वाद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाद योग्य होते हैं। और ये क्या है? ये एक न्यायिक प्रक्रिया भी है। हमारी क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया भी है। अधिकार के बारे में आप ये तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या अवाद योग्य? तो आप बताएँगे मौलिक अधिकार जो हमारे वाद योग्य। आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या कहता है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो कि आता है हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में। क्या कहता है हमारा समता का अधिकार? ठीक है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत हमारा आता है क्या कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष इसमें समानता होती है कि सभी जितने भी देशवासी हैं, सभी को एक ही कानून के तहत समानता प्रदान की गई है। तो इसमें सबसे पहला कानून के समक्ष आ गई। क्या कह रहा है? जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चे एवं महिलाओं को विशेष आरक्षण का प्रावधान है। आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी लिंग के हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, किसी भी धर्म के आप निवासी हो, किसी भी मूल वंश के हो, किसी वंश में आपका कुल में जन्म हुआ हो, अगर आपसे कोई इस पर भेदभाव करता है, तो वो इस अनुच्छेद के द्वारा पूर्णतः वर्जित है और इसके द्वारा जो है आपको सजा का भी प्रावधान है। और क्या कह रहा है? सार्वजनिक नियोजन के अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को है, परंतु अगर सरकार ज़रूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। इस सार्वजनिक नियोजन मतलब जो पब्लिक जो मतलब ये प्लानिंग के तौर पे जो समानता सभी नागरिकों को दी गई है, वो सभी के लिए बराबर है। आप कहीं भी देश में जाएँ, आपके साथ भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन यदि अगर सरकार चाहे, ठीक है? तो अगर का जो राज्य में सेवा जो है प्रतिनिधित्व कम कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो अपने नियम कानून में कुछ बदलाव कर सकती है। फिर इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत भी किया गया है। अस्पृश्यता का आचरण करता ₹500 जुर्माना तथा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। ये प्रावधान भारतीय अधिनियम 1955 के द्वारा जोड़ा गया है। अस्पृश्यता का अंत, इसका अंत हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है हमारा अस्पृश्यता का अंत। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। सिर्फ शिक्षा और रक्षा में उपाधि देने की परंपरा ही जो है वो इसके अंतर्गत प्रभावी रही है। तो हमने समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक हमने दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? पहला क्या है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो होती है, कानून के समक्ष समानता, ये आती है अनुच्छेद हमारी 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि विधि यानी कि सबके लिए कानून सभी के लिए समान होगा। ठीक है? लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद भी है। और अपवाद क्या है? इसका अपवाद है अनुच्छेद
61 में इसका अपवाद क्या है? यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल ये ये दोनों ही लोग जिस पद पर हैं, उस पद में कार्यरत है या इनसे किसी भूल के ज़रिए कोई जो है गलती हो जाती है, तो जब तक ये पद धारण पर रहते हैं, तब तक जो है इन्हें इसके लिए क्या हो संरक्षण दिया जाता है। जब तक ये पद पर है या राष्ट्रपति जो है अपने राष्ट्रपति के पद पर है या राज्यपाल जो है वो अपने राज्यपाल के पद पर है, तब तक के लिए इन्हें इस मतलब सज़ा से जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसके बाद जब ये अपने पद त्याग कर देंगे, उसके पश्चात ही इन पर जो होती है कानूनी कार्यवाही होती है। दूसरा, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता दी गई है, ये हमारी आती है अनुच्छेद 15 के आधार पर। अनुच्छेद 15 कहता है, आपको धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मूल वंश के हो या आपका जन्म किसी स्थान पर हुआ हो। सार्वजनिक नियोजन, सार्वजनिक नियोजन की बात हमारी कही गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हमारी जो है सार्वजनिक लोक नियोजन की बात की गई। लोक नियोजन की बात कही गई हमारी अनुच्छेद के लोक नियोजन। अनुच्छेद हमारा 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। यदि आपने छुआछूत जैसी भावना है या कुछ भी है, तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत होगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत आता है? उपाधियों का अंत आता है हमारा अनुच्छेद 18 के। देखिए, इसको याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको बताते हैं आसानी। 14 से 18 तक की बातें हैं, बहुत ही सरल भाषा में आती है। जैसे देखिए ट्रिक क्या है इसकी। विधि, जाति सब एक समान, विधि जाति सब समान, छुआछूत उपाधियों का अंत। विधि जाति सब एक समान, छुआछूत और उपाधियों का अंत। ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए आप कैसे समझेंगे इसे कि समता का अधिकार पूरा 14 से 18 तक वर्णित है। ठीक है? विधि अंतर्गत हम पढ़ेंगे, विधि आती है हमारी, विधि मतलब कानून, अनुच्छेद 14। जाति धर्म अनुच्छेद 15। सब एक समान। सब एक समान मतलब लोक नियोजन के बारे में कह रहा है। लोक नियोजन मतलब सभी को अवसर दिए जाएं। यदि सरकारी भर्ती निकलती है तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब एक समान है हमारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। छुआछूत अस्पृश्यता का अंत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत और उपाधियों का अंत हमारा। तो आप इसे याद रखिए, विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधियों का अंत, विधि अनुच्छेद 14, जाति जाति लिंग धर्म के अनुसार भेदभाव ना करना ये अनुच्छेद 15, सब एक समान, लोक नियोजन के बारे में अनुच्छेद 16, छुआछूत के बारे में जो बात की गई है अस्पृश्यता के अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत आता है हमारा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के। ये तो रहा हमारा समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, पहला हो चुका है हमारा। अब हम आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हम इसमें बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें कुल प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? पहला कह रहा है वाक एवं स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हमारी बोलने की स्वतंत्रता आती है। आदि विषयों पर आधारित संरक्षण जैसे जमा होना, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारी टोटल 6 जो है स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई हैं।
जो कि हमारी आती है 19A के अंतर्गत, ए, 19B, 19 निवास करने की, 19B, 19E जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। उपार्जन है ना, ये आती है हमारी किसके अंतर्गत, 19E। और हाँ 19F जो है, 19F है, ये हमारी किसके अंतर्गत आती थी, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आती थी, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आती थी। जो कि अब क्या है, समाप्त कर दी गई है। और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा आता है। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, हमें ये पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में दिया गया है और 19 के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसको इस तरह से याद करिए। देखिए, जमा होने की स्वतंत्रता आपको पता है ना कि मतलब जैसे क्या होता है, यूपी में बहुत सारे पेपर अभी लीक हुए हैं हाल ही में। तो क्या होता है, जब पेपर लीक हो गया तो हम लोग क्या किया, एक जगह क्या किया हमने, मतलब पहले प्रेस में बात की, ठीक, प्रेस वगैरह निकाली, या स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता है ना 19A में, बोलने की स्वतंत्रता दी गई। ठीक, हमने प्रेस में जाके मीडिया से बात की, बोलने की स्वतंत्रता दी। फिर उसके बाद क्या की, हमने क्या किया, एक जगह इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद क्या किया, हमने एक संघ बनाना शुरू किया। संघ मतलब लोग इकट्ठा किए, यूनियन बनाना शुरू किया। जब यूनियन बना, लोगों ने क्या किया, इधर-उधर जाना शुरू कर, ठीक, जाना शुरू कर दिया। जब जाना शुरू कर दिया तो फिर क्या किया, भैया हमारा एक निवास यहाँ पर भी है, हम यहाँ पर भी जाकर मतलब अपना जो संघ लेकर जाते हैं और यहाँ पर भी जुलूस वगैरह निकालने की प्रक्रिया करते हैं। जब ये करते हैं, धीमे-धीमे फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो निवास करने की स्वतंत्रता भी मिल जाती है हमें। एक संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा खत्म हो चुका है, तो जीविकोपार्जन के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम व्यवसाय करना शुरू करते हैं। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, प्रेस के पास अपनी बात लेकर जाते हैं, फिर हम अपना एक संघ बनाते हैं। संघ बनाया तो हमें पूरे भारत में इधर-उधर जाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो हमने आना-जाना शुरू कर दिया। फिर अपने निवास स्थल पे गए, निवास स्थल पे हमने जीविकोपार्जन के तरीकों को अर्जित किया और हमने व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया। तो कुल मिलाकर हमें जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। ठीक है, जो किस प्रकार है, और 19F में क्या है, जो संपत्ति का अधिकार हमें प्राप्त किया गया था, वो अब समाप्त कर चु के भी हमने अनुच्छेद 31 में भी पढ़ा था ना, संपत्ति का अधिकार, पर वो थोड़ा-सा संकीर्ण था और ये थोड़ा संक्षिप्त, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें कि जो 19 के अंतर्गत हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, उसके अंतर्गत मीडिया भी आती है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। और ये अधिकार हमको कब से दिया गया था? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस का अधिकार जो है, हमें मिला था 2005 से। और इसको हम क्या और किस अन्य नाम से भी जानते हैं? इसे हम जानते हैं फोर्थ स्टेट के नाम से। अगर हमसे पूछा जाए कि इस जो प्रस्तावना का अधिकार हमें प्रदान किया गया है, हम इसे और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम बताएँगे कि प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार को हम फोर्थ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार को हम स्टेट के नाम से, ठीक है? फिर और आगे हमारा क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इनमें से कुछ राज्य राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवसाय और शालीनता और नैतिक के अधीन दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में है, ये हमारा आता है अनुच्छेद 20 के अंदर। अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है, का पॉइंट दे रहा है ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये आता है हमारा अनुच्छेद 20 के अंदर। और अनुच्छेद 20 में भी 3 तरह की स्वतंत्रता, 3 तरह की स्वतंत्रता कैसे? अनुच्छेद 20 ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 ए क्या कहता है हमारा? ए कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून लागू हुआ है, उसी के तहत पर ही आपको सजा दी जाएगी, ना कि कानून बनने से पहले और कानून बनने के बाद। यानी कि जिस समय आपने कोई अपराध किया है, उस समय जो कानून लागू है,
उसी के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। ये कहता है हमारा अनुच्छेद ए के अंतर्गत। अनुच्छेद 20 बी क्या कहता है हमारा? बी कहता है किसी भी अपराध के लिए आपको सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। आपने कोई भी अपराध किया हो, उसके लिए आपको सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। उसके लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक? फिर अनुच्छेद 20 सी क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, वो स्वयं के लिए गवाही दे, अपने बचाव के या संरक्षण के लिए गवाही दे, उसके लिए आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद जो 20 है, वो हमारा 3 जो है दोष सिद्धि के संबंध में बात किया जाता है। अनुच्छेद 20 ए, अनुच्छेद 20 बी और 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आता है हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में भी दो, एक 21 है, दूसरा 21 ए है। पहले हम 21 को समझते हैं। 21 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारी जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसे आप वो किसी भी धर्म के साथ जीना चाहता है, किसी भी जातीय संप्रदाय के साथ जीना चाहता है या किसी भी तरह से अपने जीवन यापन करना चाहता है, वो जैसे भी रहना चाहे, आप उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप जीवन साथी चुनने का भी अधिकार हमें दिया गया है संविधान के तौर पर इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हाँ, इसके अंतर्गत आता है जीवन साथी चुनने का अधिकार। अब आप ये सब नहीं कि हाँ, हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार है तो हम विद्रोह कर दें या उठ जाए कि अनुच्छेद 21 हमें प्रदान किया गया है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं करना। अपनी बात को अपने तरीके से रखना, चीज़ों को ठीक तरह से कहना ताकि लोग आपकी बातों को ना ही सिर्फ सुने भी और तरह से समझे भी और उसे अपनाए भी। ठीक, हमें स्वतंत्रता दी गई है, पर हमें हमारी उस उपयोग के लिए स्वतंत्रता दी गई है ताकि हम अपनी बात दूसरों को भली-भाँति अपनी तरह से समझा सकें, ना कि उसका विरोध कर सकें। ठीक है? और 19 21 एक में क्या कहा गया है? 21 एक में कहा गया है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है? तो अनुच्छेद 21 के तहत अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है? और ये कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत है? 86वां 86 संविधान संशोधन 2000 2002 के अंतर्गत। ठीक है? तो हमने अभी आपको क्या बताया? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 वाली तो हम टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें 19 एक में प्रेस में स्वतंत्रता का अधिकार भी है और जिसके अंतर्गत जो अधिनियम पारित हुआ था प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, वो 2005 के अंतर्गत है और इसमें फोर्थ स्टेट, इसे फोर्थ स्टेट के नाम से भी हम जानते हैं। अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण में आपको 3 तरह की सत्ता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। 20 ए में ये कहा गया है जो है आपने जिस समय जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, अपराध करते समय जो कानून जिस समय वो है, वो उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। और 20 बी कहता है कि अपराध करने के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी और 20 सी हमारा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर इसे हम निजता के अधिकार के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत हमें हमारे जो जीवन जीने का अधिकार है वो प्रदान किया गया। ठीक है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है हमारा? इसी के अंतर्गत हमारा शिक्षा का भी अधिकार सम्मिलित किया जाता है। और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण से क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसने कोई अपराध कर दिया, ठीक है? या तो कोई कोई हैंडीकैप्ड है, कोई ऐसा पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है ऐसा जिसने ऐसा कोई अपराध किया है, लेकिन तो क्या किया जाता है कि न्यायालय द्वारा उसके अपराध में कुछ छूट प्रदान कर दी जाती है। उसे क्यों कर दी जाती है? क्योंकि जो उसका जो शारीरिक क्षमता है वो उस अपराध को जो उसने अपराध किया है उसमें जो उसे दंड का प्रावधान है वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको उसके दंड के प्रावधान में थोड़ी-सी क्षमा याचना प्रदान की जाती है। ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है।
अब हम आगे पढ़ते हैं संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार। तो शिक्षा अधिकार इसमें एक अनुच्छेद रह गया है, 19 से 22 हमने पढ़ा है, पर अभी 23 और 24 नहीं है। 23 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 23 और 24। पहले 23 और 24 क्या करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 29 से लेके 30 हमने 22 तक अभी पढ़ा हुआ है। तो अनुच्छेद हमारा रह गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोष अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर। क्या कहता है हमारा शोषण? अनुच्छेद 23 हमारा कहता है, यदि भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है हमारा? 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खान या कारखाने या आदि किसी भी ऐसी जगह पर काम कराना पूर्णतः वर्जित है। 14 वर्ष तक के बालकों को, ठीक है? ऐसा कोई भी काम नहीं कराना है जिससे उनकी जो है शारीरिक किसी भी शारीरिक उन्हें नुकसान पहुंचे या उन पर कोई ऐसा दबाव पड़े, तो आप नहीं करा सकते हैं। एक अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे बलात् और कारखाना। ये दो चीजें याद रखिए। एक बलात्, दूसरा कारखाना। बलात् आता है अनुच्छेद 23 और कारखाना आता है अनुच्छेद 24 के अंदर। मतलब बालकों से काम नहीं करवाना अनुच्छेद 23 में, कहाँ नहीं करवाना है, कारखाने में नहीं करवाना। ठीक, 24, 23, 24 एक के साथ। बलात् श्रम और कारखाना, बलात् श्रम अनुच्छेद 23 और कारखाना अनुच्छेद 24। 23-24 हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं 23-24 के बाद अभी हमारा एक और रह गया है, वो है हमारा अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। 25 लेके 28 तक क्या आता है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच। ठीक, तो क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 25? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और ये रहा 28। इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। तो 25 क्या कहता है कि हम किसी भी धर्म के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता में दी गई। हम किसी भी धर्म या जाति के हों, तो उसका प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 से प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 26 हमारा क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो हम प्रबंध करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इसके प्रबंध की स्वतंत्रता हमें किसमें दी गई है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दी है। अनुच्छेद 27 हमारा क्या कहते हैं कि किसी भी धर्म की उन्नति हेतु किसी भी व्यक्ति को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा कहता है अनुच्छेद 27, चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति। अनुच्छेद 28 हमारा क्या कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रचार की मंजूरी नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्था धार्मिक प्रचार प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 25 में कहा गया कि आप किसी धर्म या जाति के मूल वंश के निवास करते हो, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप उसका प्रबंध कर सकते हैं, पर 27 में आपको चंदा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रचार पर प्रतिबंध है। देखिए, ऐसे याद कर लीजिए, हमें प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करने के पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट की। किस तरह से किया जाए प्रचार प्रसार करने की? हमने सोचा, फिर हमने एक प्लानिंग की, हमने एक मैनेजमेंट तैयार किया।
जब मैनेजमेंट तैयार किया तो मैनेजमेंट तैयार करने के बाद हमें पता चला कि इतना खर्चा आएगा, तो हमने क्या किया कि अब हमें चंदे की आवश्यकता पड़ेगी। चंदा की आवश्यकता पड़ने की चंदा के लिए हमने कहा कि हमने धार्मिक की ओर वहाँ पे और अपना मोड़ कर लिया कि चलो धार्मिक संस्थान की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जनता ज़्यादा आती है, तो हमारा चंदा भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा याद करने के लिए एक आप इसे अपने ट्रिक के माध्यम से या जो भी तरीका आपको सही, आप उस आसान तरीके से इसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। आधारिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद और 30 के अंतर्गत। 29 और 30 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 29 हमारा ये कहता है जो है अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक वे होते हैं कि जिनकी जो है जो धार्मिक मामलों में जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है? इनका मतलब जो धार्मिक पद्धति के जो व्यक्ति हैं, मतलब जैसे संख्या कम है धार्मिक मामलों में, जैसे अल्पसंख्यक में आते हैं हमारे मुस्लिम्स आते हैं, हमारे सिख आते हैं, या हमारे ईसाई आते हैं, ये अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये हमारा अनुच्छेद क्या कहता है? ये हमारा अनुच्छेद 29 कहता है अ, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा वगैरह, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अपनी स्थापना तो आपने कर ली, ठीक है? आपको क्या हो गई? मान्यता भी प्राप्त हो गई सरकार की तरफ से, लेकिन वो जो का वेतन है ना, जो अब तो शिक्षण संस्थान है, जो आपने लोगों को रखा है, जो आपने टीचर रखे हुए हैं शिक्षण संस्थान में, उनका जो वेतन है, वो उस जो वेतन देगा, वो कॉलेज का मैनेजमेंट देगा, ठीक है? आपने एक स्कूल खोला, आपने शिक्षण संस्थान बनाया, उस शिक्षण संस्थान में तरह-तरह के मतलब टीचर्स वहाँ पे रखे पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे इनकम देगा, वो सरकार ना दे करके वहाँ का मैनेजमेंट, इससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं होगा। गवर्नमेंट से केवल आपको वहाँ की जो है शिक्षण संस्थान में पढ़ाने की परमिशन मिलेगी। यही कह रहा है कि किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने या भाषा लिपि को बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण है इसमें, और शिक्षण संस्थानों को अपनी स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 की बात कही जाए तो इसमें जो अधिकार है केवल अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त करने की इजाजत दी गई है। और क्या है? अनुच्छेद 21 है जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब समाप्त कर दिया किया जा चुका है। और किसके अंतर्गत इसे समाप्त किया गया है? तो आप बताएँगे। तो अनुच्छेद 21 है 31 है हमारा, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो है, ये समाप्त किया जा चुका है। और इसके अनुसार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त किया जा चुका है। और अगर इस अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये अधिकार जो समाप्त किया जा सका? इसे किस में जोड़ दिया गया है? अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है, वहां से हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, कुछ अधिनियमों को विनियमों का विधि मान्यकरण, और कुछ देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों व्यावृत्ति। देखिए, इसे इस तरह से समझिए कि हमारा जो अनुच्छेद 32 है, वो क्या है कि अगर हमें किसी भी विवाद के निपटारे के लिए अगर हम निम्न न्यायालय में जाते हैं, तो निम्न न्यायालय से हम उच्च न्यायालय ले जाते हैं, तो हम किस अनुच्छेद का उपयोग करते हैं? अनुच्छेद 32 का। अनुच्छेद 32 का हम उपयोग करते हैं, और अनुच्छेद जो 32 है, ये हमारा हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, मतलब उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर हम किसी भी विवाद का निपटारा चाहते हैं, तो हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिलता है। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है हमारा? कि उच्च न्यायालय से हम उच्चतम न्यायालय में भी ले जा सकते हैं। और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है इसे? इसकी संज्ञा दी है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 32 को संविधान
आत्मा कहाँ है? ये क्वेश्चन भी आता है। भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा है, तो आप बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा प्रदान किया गया है, संविधान के हृदय की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 तरह की रिटें निकाली जाती है। निकाली जाती है मतलब देखते हैं क्या है वो रिटें। पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी दे सकता है। ठीक है, यानी कि आपने किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है तो न्यायालय क्या करेगा कि उस तुरंत उसे गिरफ्तारी से मुक्त करने का मतलब उसे मुक्त कर देगा, उसे गिरफ्तारी से छोड़ने का आदेश प्रदान कर देगा। दूसरा हमारा क्या आता है? परमादेश। परमादेश आता है। परमादेश में क्या है? यह उन आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, जैसे हमने इसको उसकी पोस्ट दे दी, लेकिन वो अपनी पोस्ट जो मतलब वो व्यक्ति इस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन तब भी जो है उसके वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मतलब उससे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम उस पद से हटाने का आदेश जारी कर देते। तो ये किसके अंतर्गत आता है? परमादेश के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्या है हमारा? निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? निषेधाज्ञा क्या है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालतों को ऐसा रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लिखा जाता है। जैसे निचली अदालत है, ठीक है, निचली अदालत है, कोई अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है। हमने आपको अतिक्रमण का मतलब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाया था ना कि कोई जैसे हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, जैसे उसका अधिकार इतना ही है। जैसे आप समझ लीजिए कि हम जैसे हमारा खेत है, ठीक है, हम उसके अलावा और उसके आसपास की जमीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारी अधिकार कक्षा से बाहर है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? जो है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब उस जमीन को भी हथिया रहे हैं। ठीक है? तो ये क्या होता है? ये अगर कोई भी अदालत है, कोई मुकदमा या सुनवाई दायर कर रही है ऊपरी अदालत पर, तो ऊपरी अदालत को क्या होता है? उसको उसका रोकने का या उस सुनवाई को खारिज करने का अधिकार ऊपरी अदालत को प्राप्त है। ऊपरी अदालत से आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अधिकार परीक्षा से क्या मतलब होता है? अधिकार परीक्षा क्या कहती है कि आपका अधिकार क्या है? यानी कि यदि जैसे कोई व्यक्ति है वो अवैध रूप से सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है तो उसे पद पे हटाने के लिए अधिकार परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कोई भी अधिकारी है, कुछ है, उस पद के लायक नहीं, सर्वोच्च पद पर उसे नियुक्त कर दिया गया है अवैध रूप से, तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। अधिकार परीक्षा का अंतर्गत क्या होता है कि आपका अधिकार क्या है। फिर उत्प्रेषण रिट क्या होता है? उत्प्रेषण रिट क्या होता है कि जैसे कोई भी न्यायालय में कोई भी विवाद पड़े हुए हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, तो उनको हाई कोर्ट भेजना ताकि उस मामले का निपटारा कराया जा सके। तो ये चीजें हमारी अधिकार रक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो आज ये जो हमने पढ़े हैं हमारे टोटल हमने आज मौलिक अधिकार जो है आज पढ़े हुए हैं, टोटल 12 से लेके 35 के अंतर्गत जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं जिन पर आज हमने चर्चा की है, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के सारे अधिकार और हमें क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, हमने उनको एक बार पढ़ा है। एक बार से फिर से हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाएँ। क्या पढ़ा था हमने? 6 प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये अधिकार हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर हमने समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक के सारे अधिकार पढ़े हैं, जिसकी हमने आपको ट्रिक बताई कि विधि, जाति सब एक समान, छुआ-छूत और उपाधियों का अंत। आप याद रखिएगा, विधि मतलब कानून के समक्ष जितने भी हमें मतलब विधि के समक्ष जो संरक्षण में प्राप्त हुए हैं, वे हमारे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आते हैं। विधि, कानून, जाति से संबंधित हर व्यक्ति जाति का मतलब हर व्यक्ति या लिंग जाति जो भी हो, व्यक्ति यहाँ पे निवास कर सकता है, किसी भी मूल वंश का हो। ये हमारा अनुच्छेद आता है 15 के अंतर्गत। सबको एक समान अधिकार दिया जाए, लोक नियोजन अनुच्छेद 16, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है।
ठीक, फिर हमने उसके बाद पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की सत्ता दी गई है और 19 एफ के तहत जो है संपत्ति का अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया है। 6 प्रकार की सत्ता कैसे थी? 19 पहले हम क्या करेंगे? हम प्रेस के पास जाएँगे, ठीक? जैसे हमारा पेपर जैसे लीक हुआ, हम गए, हमने प्रेस के पास गए। उसके बाद क्या किया? हमने जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस निकालने के लिए हमें संघ की ज़रूरत थी, हमने एक संघ बनाया। संघ बनाया तो हमें क्या हुआ? भारत के भीतर आवागमन की सुविधा मिल गई, मतलब हमें आने-जाने की छूट मिल गई। फिर छूट मिलने के बाद क्या हुआ कि भैया हमने सोचा हमारा निवास भी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी जाएँ और लोगों को भी इकट्ठा कर लें। ठीक, हम निवास गए, फिर निवास के बाद क्या हुआ, जो हमारे पास संपत्ति थी, हमने जो कुछ भी कमाया वो तो अधिकार हमारे पास समाप्त हो गया 19 एफ के तहत। फिर क्या किया, हमने व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है? ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये टोटल अधिकार हमारी जो थे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते थे अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक? लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि 19 में क्या है कि जो आपातकाल लगता है, जैसे कि अब मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए, आपातकाल लग जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनुच्छेद जो 19 होता है हमारा स्वतः ही निलंबन हो जाता है, मतलब तुरंत खारिज कर दिया जाता है, ठीक? वो तब काम नहीं करता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 हमें मिले हुए हैं, वो निलंबन नहीं होते हैं और अगर जो राष्ट्रपति हमारा चाहे तो मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है? हम फिर आगे बढ़ते हैं। कौन-सा हमारा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, ठीक? 19 हो गया हमारा। अब हम अनुच्छेद 20 पढ़ते हैं। 20 के अंतर्गत क्या आता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हम अधिकार पढ़ते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 20 मतलब क्या अधिकार है? 3 प्रकार के इसमें दिए गए हैं स्वतंत्रता। 20 ए, 20 बी, 20 सी, ठीक है? कि मतलब जिस समय जिसने जो अपराध किया है उसे जो कानून उस वक़्त लागू है, उसको उसी के आधार पर सज़ा दी जाएगी, ठीक है? अपराध के लिए आपको सिर्फ़ एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, बार-बार नहीं, ठीक है? और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के तहत हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 21 के तहत हमने पढ़ा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, एक जीवन जीने की स्वतंत्रता 21 के तहत आती है। इसके अंतर्गत 21 एक अनुच्छेद और आता है जिसमें 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अनुच्छेद 22 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होगा। ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। इसे भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा, कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जा सके। ठीक, अनुच्छेद फिर क्या है, 23 से 24 में पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या है कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। ठीक, ये हमने आपको बताया ना। अनुच्छेद जो है हमारा 23 और 24 के अंतर्गत क्या आता है, बलात् श्रम और कारखाना। 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में काम कराना वर्जित है, ठीक? काम नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 से बलात् और 24 से कारखाना। एक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने आपको 4 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। 25 में क्या था? धर्म के प्रचार की धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक? उसके लिए हमें एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट बनाने के लिए फिर उसके बाद हमें चंदे की ज़रूरत पड़ेगी और चंदा हमें कहाँ से मिलेगा? धार्मिक स्थल से मिलेगा। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 आप याद कर सकते हैं। ठीक, फिर अनुच्छेद 29 और 30 तो अल्पसंख्यक से संबंधित था, अल्पसंख्यकों से संबंधित था, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अनुच्छेद 31 जिसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, जो कि समाप्त किया जा चुका है। ठीक, अनुच्छेद 32 क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार था कि किसी भी वाद या मुकदमे के लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है? ये थे हमारे टोटल जो मौलिक अधिकार थे, इसके विषय पर हमने चर्चा की थी। ठीक, कल की वीडियो में हमने आपको जो चर्चा की थी, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के, ठीक? और आज हमने जो आपसे चर्चा की है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। लेकिन जो अनुच्छेद एक 13 रह गया था, आपका अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भाई आज हमने चर्चा की है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक चर्चा की। तो अनुच्छेद एक 13 है। अनुच्छेद 13 में क्या है वर्णित? 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी विधि मान्य नहीं होगी जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। क्या होगा? क्या कहती है? ऐसी कोई भी मान्य नहीं हो
उल्लंघन। विधि मतलब कानून, ऐसा कोई भी कानून मान्य नहीं होगा जिससे हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। फिर बाकी पूरे जो है हमने मौलिक अधिकार पे भी चर्चा की है पूरे 12 से लेके 35 तक। ठीक, तो आप जो है कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक, जिस तरीके से ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आप आसानी से याद कर सकें। आप ये वीडियो 1-2 बार सुनेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें आराम से स्वतः ही याद हो जाएँगी, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है, आप इसे 1-2 बार ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे इंस्पायर करने के लिए लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और आगे के अनुच्छेद लेकर आऊँ और ठीक है, आप इसी तरह से खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बताते रहिए, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं इस चैप्टर से संबंधित। कि हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।